Hello friends, welcome back again to CA Inter Company Law session, and in this video we are going to discuss the formation of company under section 8. Friends, we have already seen that how to incorporate, how to form the company, that is a regular company, under section 7, but here we have another type class of company, that is section 8 company. Now what this section 8 company, we will first look at it. So section 8 company means the company which has been formed for providing a services to the society with not having object of earning any kind of profit. सो लेमन टर्म्स में हम इनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. सो जो कंपनी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जो सोसाइटी को सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती है, उन वाली कंपनीज को हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं. उनको सेक्शन 8 कंपनी क्यों बोला जाता है? बिकॉज उन कंपनीज के बारे में जितने भी प्रोविजंस है, that is how to incorporate the company, what are all the rules and regulations that has to be followed by that company, is been given under section 8 of the Companies Act 2013, and that's why we call those companies as section 8 companies. Okay, so here is the section 8 of the Companies Act 2013. In previous company law, that is Companies Act 1956, these provisions are been included were been included in section 25. so previously इन कंपनीज को सेक्शन 25 कंपनीज बोला जाता था, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 में इसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज प्रोविजंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू has been incorporated in section 8. So section 7 we have thoroughly discussed in the previous session. Now in this session we will thoroughly discuss section number 8. Okay, there is some slight difference between the procedure for incorporating the regular company and incorporating the section 8 company. Now before moving into section number 8, please let me know whether there is any kind of difference in non-profit companies and non-profit organization or non-government organization, that is NGOs. Okay, whether there is any kind of difference between these two, non-profit company and not profit organization, not non-government organization. So please think over it कि क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर वो सेम होते हैं. सो अगर हम लोग डीप में देखें तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. देखो, अगर आपको कोई सेवा वगैरह देनी है, सर्विसेज वगैरह देनी है, तो आपके पास और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है. ओके, जैसे कि ट्रस्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर आप ये भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर टेम्पल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आप पब्लिक की सेवा कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट. या फिर सोसाइटीज होते हैं, ठीक है ना, इनको फॉर्म कर सकते हो. तो इनको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते, जो कंपनी के जरिए अपना काम नहीं करते हैं. अगर यही लोग यही काम अगर कंपनीज करती है, अगर कंपनी करती है और वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर हम उनको नॉन प्रॉफिट कंपनीज बोलते हैं. क्लियर है? तो इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है. ऐसी कोई भी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, तो उनको नॉन प्रॉफिट कंपनीज बोला जाता है. उनको एनजीओस या फिर इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाता है, उनको नॉन प्रॉफिट कंपनीज बोला जाता है. ठीक है, तो देखते हैं ऐसी वाली कंपनीज कैसे इनकॉर्पोरेट होती है या फिर क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रावधान है अपने कंपनीज एक्ट में. तो देखो, अगर मान लो आपको ऐसी कोई सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, तो सबसे बड़ा बेसिक कंडीशन आपके सामने ये डाला हुआ है कंपनीज एक्ट ने, दैट आपका ऑब्जेक्ट जो है टू फॉर्मेट द कंपनी, मतलब इन ऐसी वाली कंपनीज को फॉर्मेट करने का जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स
of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment एंड एटसेट्रा. एटसेट्रा में ऐसे वाले और भी ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ एक कंपनी बनाई है, जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस. ऐसा नहीं है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले बच्चों को कुछ आप दे रहे हो, नहीं. साइंस में कुछ आपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से आपने कुछ कंपनी बनाई हो, जैसे कि रिसर्च कंपनी बनाई हो, या फिर आपने आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, लोकल आर्ट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी बनाई हो, या फिर आपने कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कोई कंपनी बनाई हो, आपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कोई कंपनी बनाई हो, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी बनाई हो, चैरिटी करने के लिए कोई कंपनी बनाई हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए कोई कंपनी बनाई हो, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार का है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो. प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते. सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई द इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट. मतलब अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया रहेगा, सर कंपनी का नाम नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं? अरे कंपनी जब कुछ काम करेगी तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनीज एक्ट इज प्रोहिबिटिंग फ्रॉम अर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने से कंपनीज एक्ट इन नॉन प्रॉफिट कंपनीज को रोकता नहीं है. लेकिन आप प्रॉफिट कमाओगे तो और एक रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, दैट यू विल यूटिलाइज द प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. मतलब जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो वापस एक कंपनी में आएगा और कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए उन प्रॉफिट्स का इस्तेमाल होगा. यू कैन नॉट, ये रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स. सो मेंबर्स को आप क्या नहीं कर सकते, एज ए डिविडेंड वो प्रॉफिट नहीं दे सकते. ठीक है ना, यही लिखा हुआ है इस पार्ट में. देखो, सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट टू प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट्स ऑफ द डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स. सो सेक्शन 8 कंपनी का जो सारा मीनिंग है वो इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में डाला हुआ है. ओके, तो मोटा मोटी बात कर ले. देखो नीचे आपको चार्ट भी दिया हुआ है, दैट अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देखो सिंपल है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये तीन तो ऐसे ही याद रहेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस. ओके, जैसे कॉमर्स साइंस आर्ट जो भी है, ठीक है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके बाद एजुकेशन, है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एजुकेशन. देखो कितना आसान है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एजुकेशन. और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी इंपॉर्टेंट है, तो खेल कूद कर लेंगे, साथ साथ थोड़ा चैरिटी कर लेंगे, थोड़ा धर्म भी कर लेंगे, धर्म का काम भी कर लेंगे, और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे. खत्म. देखो कितना आसान है. ओके, देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं. एक तो आप प्रमोट कर रहे हो किसको, सो प्रमोटिंग व्हाट, प्रमोटिंग क्या, आर्ट्स, फिर कॉमर्स, फिर साइंस, और ये सारी बातें एजुकेशन की है, ये सुनो, तो एजुकेशन. ओके, और एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद भी इंपॉर्टेंट है तो स्पोर्ट्स आ जाएगा. ठीक है ना, साथ साथ कुछ धर्म वाली बात भी कर लेंगे, सो रिलीजन, और थोड़ा चैरिटी भी कर लेंगे. ओके, और बात बचे तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट भी कर लेंगे एंड एटसेट्रा. देखो कितना आसान है याद करना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एजुकेशन, साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, साथ थोड़ा धर्म भी कर लेंगे, फिर हम लोग चैरिटी भी करेंगे, और हम लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार का है, तभी आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अगर भी आप कमाते भी हो, नॉन फॉर प्रॉफिट है लेकिन आप प्रॉफिट कमाते भी हो, तो आप वो प्रॉफिट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट. मतलब उस ऑब्जेक्ट के खर्चे के लिए ही आप लोग उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे, और आप क्या नहीं करेंगे, डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. सो मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. ओके, एग्जाम पे जाने से पहले इस चार्ट से आपकी आंखें जरूर गुजरनी चाहिए कि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो किस प्रकार से प्रॉफिट का इस्तेमाल करती है, और क्या वो डिविडेंड दे सकती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एक बार मैं बोलता हूं कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करनी है तो उसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, फॉर प्रमोटिंग आर्ट्स कॉमर्स साइंस एजुकेशन,
sports, religion, charity, and protection of environment, and etc. And the company, if earn any kind of profit, then they will utilize that profit for the promoting its object itself, and company will not distribute any kind of dividend to its members. ओके, क्लियर है? तो ये मोटा मोटी क्या है बोलो, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट या फिर ये एक सेक्शन 8 कंपनी का ओवरव्यू है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि कैसे उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट रेगुलर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का और सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर स्लाइट डिफरेंट है। अगर मान लो कि मैं रेगुलर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता हूं अंडर सेक्शन 7, तो डायरेक्टली मैं किसके पास पहुंचता हूं? मैं पहुंचता हूं आरओसी के पास। सेक्शन नंबर 7 ने मुझको यही बताया है कि डायरेक्टली आरओसी के पास जाओ। कौन से आरओसी के पास जाना है? जिस जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। लेकिन जैसे ही मैं सेक्शन 8 कंपनी में आता हूं, मैं डायरेक्टली आरओसी के पास नहीं जा सकता। हाँ, मैंने जाना तो अल्टीमेटली आरओसी के पास ही है, लेकिन मैं डायरेक्टली आरओसी के पास नहीं जा सकता। मैंने क्या करना है? पहले जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो याद रखना जरूर कि डायरेक्टली मैं किसके पास नहीं जा सकता? आरओसी के पास नहीं जा सकता। यस, तो डायरेक्टली मैं आरओसी के पास नहीं जा सकता। यस, तो डायरेक्टली मैं आरओसी के पास नहीं जा सकता। मुझको पहले जाना है किसके पास बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। क्यों जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? देखो बच्चों, एक डिफरेंस है कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाना है तो आरओसी के पास जाने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेके आना पड़ता है। किस चीज का लाइसेंस? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूव करना है कि आप क्या करना चाहते हो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 में दिया हुआ है, दैट इज आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन रिलीजन वगैरह वगैरह, इन वाले ऑब्जेक्ट के लिए आप किसी नॉन प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। और है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमको प्लीज अनुमति दीजिएगा, हमको प्लीज अप्रूवल दीजिएगा कि प्लीज कि आप कंपनी को कि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर पाए। और वो जो अनुमति है जिसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं, वो लाइसेंस लेके हम लोग आरओसी के पास जाएंगे जिस जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर ऑफिस है। तो एक बात जरूर याद रखना कि सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको किसके पास जाना है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है और उनको ये प्रूव करना है कि हम इन वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए एक नॉन प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। देखो पढ़ते हैं, दिस सेक्शन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन एज द कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। देखो यहाँ पे कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो हमेशा कैसी होती है बोलो? लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। देखो मतलब अगर मान लो आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी एज अ लिमिटेड लायबिलिटी, और आप अपने नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको एक पेनल्टी भी बताई थी जिसमें अगर कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी उसके लिए एक्सेप्शन था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये रहा उसका रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन वाली कंपनीज के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ना इस्तेमाल करने की अनुमति
इन वाली कंपनीज को दे सकता है, और लेकिन उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। टू इट्स नेम बाय इशूइंग अ लाइसेंस, क्या इशू करेगा? लाइसेंस इशू करेगा ऑन द कंडीशन एज इट डीम्स फिट, मतलब लाइसेंस इशू करने के टाइम पे भी कुछ और रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डाल सकता है। द रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, इस पैराग्राफ में क्या बोला है, इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं दैट जो भी बंदे हैं वो जाएंगे किसके पास, बोलो, यू हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यू हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज द लाइसेंस विथ कंडीशंस इफ एनी, विथ कंडीशंस इफ एनी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगा के आपको लाइसेंस इशू कर सकता है और आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने की अनुमति देता है विद द लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट एडिंग द नेम टू इट्स नेम, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। फिर वो क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने नाम के आगे कुछ एसोसिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं है उसके अलावा जो भी आप ऐड करना चाहो अपने नाम के आगे वो कर सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि आपकी कंपनी एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, nextly where it is proved to satisfy the central government that limited company registered under this act or any previous company has been formed with the objects and restrictions and prohibitions it may by license allow the company to be registered under the sections 8 to such conditions central government may deem fit to change its name by omitting the word limited or as the case may be words private limited from its name and thereupon the register on application in prescribed from register the company under the section and provision of all section shall apply to the company। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग प्रूव करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द कंपनी limited company registered under this act or under any previous company law has been formed with the any objects and with the restriction and prohibitions by license allow the company to be registered under section 8। मतलब कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कोई भी कंपनी इस एक्ट में या फिर इसके पहले वाले एक्ट में किसी इन सारे ऑब्जेक्ट के साथ और कुछ रिस्ट्रिक्शंस गिवन बाय सेक्शन 8 के साथ इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी करके रजिस्टर करवा सकती है, अगेन बाय ओमिटिंग द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। ओके, तो जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है, यहाँ पे क्या बोला है, जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है अगर वो सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव करके वो करवा सकती है, और सेक्शन 8 के सारे जो प्रोविजंस है वो उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे, यही बताया है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो एक बात यहां से क्या सीखे कि हम लोग डायरेक्टली आरओसी के पास नहीं जा सकते, हमको किसके पास जाना है, हमको जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमको एक लाइसेंस इशू करेगा और उस लाइसेंस को लेके हम लोग आरओसी के पास जाएंगे, और आरओसी के पास जाने के बाद हम सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेटिंग का प्रोसीजर चालू करेंगे, और वो कंपनी लिमिटेड कंपनी रहेगी और उस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो भी चल सकता है, ये बोला है इस सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रिविलेज एक लिमिटेड कंपनी को रहते हैं वो सारे के सारे इस सेक्शन 8 कंपनी को मिलेंगे जरूर, वाई, बिकॉज ये कंपनी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन वो लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या कोई फर्म इस कंपनी का मेंबर बन सकता है? फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, जी हाँ जरूर बन सकते हैं। देखो नॉर्मल जो फर्म रहती है, फर्म वो किसी भी कंपनी कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी कंपनी, मेंबर ऑफ एनी कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर भी जरूर बन सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि शेयर जो रहेंगे वो किसके नाम पे रजिस्टर रहेंगे, तो एज इफ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स के जो फर्म्स के शेयर्स रहेंगे, यानी कि फर्म के नाम पे जो शेयर्स कंपनी के शेयर जो फर्म खरीदेगी वो शेयर जो रहेंगे, शेयर्स विल बी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनर्स नेम। सो पार्टनर्स नेम में ये रजिस्टर रहेंगे और उसके बेनिफिशियल ओनरशिप किसको दिए जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म को दिए जाएंगे, तो डिविडेंड वगैरह जो भी है वो पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था। रजिस्टर ओनर जो है वो पार्टनर्स ही रहेंगे, पार्टनर्स के नाम पे ही वो शेयर्स खरीदी करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनरशिप के राइट्स किसको मिलेंगे, फर्म को मिलेंगे। तो इस हिसाब से एक फर्म जो है वो कंपनी में मेंबर बन सकती है और वो सेक्शन 8 कंपनी की भी मेंबर बन सकती है। उसके बाद ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स और एमओए जो है वो बेसिकली बट ऑब्वियस सी बात है अलग प्रकार के रहेंगे फ्रॉम द रेगुलर कंपनी। अगर मान लेते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर सेक्शन 8 कंपनी अपने मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में कुछ चेंज करना चाहती है तो वो सेक्शन नंबर 13
और सेक्शन नंबर 14 के मुताबिक होंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 13 और 14 में जो भी बातें लिखी हुई है उसके साथ साथ आपको अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना है। So you have to get the previous approval of central government also. आप बस सेक्शन 13 और 14 के प्रोविजंस को फॉलो करके, जैसे कि बाय पासिंग जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, या फिर बाय पासिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, बस उतना ही नहीं, मतलब अपने आप से आप अपने एमओए एओए को चेंज नहीं करेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर एमओए एओए अल्टरेशन इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। नाउ नेक्स्ट वन, कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। ओके, अब ऊपर जो है वो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, दैट कन्वर्जन ऑफ एनी अदर कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी क्या हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, हमको प्रूव करना है। मान लो मेरी कंपनी है ईपीए प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मेरी कंपनी क्या है, ईपीए प्राइवेट लिमिटेड, ईपीए प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मान लेते हैं ये रेगुलर कंपनी है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मेरी कंपनी को ईपीए इंस्टीट्यूट करके ईपी इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, जो एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूव करना है, अप्लाई करना है और प्रूव करना है दैट सेक्शन 8 कंपनी के, सेक्शन 8 के जितने भी कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशन है, देखो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम प्रमोटिंग एजुकेशन, यस आई एम प्रमोटिंग व्हाट, एजुकेशन, मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। और मैं जो प्रॉफिट है वो मैं अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करता हूं, और मैं अपने मेंबर्स को क्या नहीं देता, डिविडेंड भी नहीं देता। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझको एक लाइसेंस देगा, और वो लाइसेंस लेके मैं किसके पास जाऊंगा, ये लाइसेंस लेके मैं जाऊंगा आरओसी के पास, और आरओसी क्या करेगा, मेरी कंपनी को अभी क्या करेगा, ईपी इंस्टीट्यूट करके रजिस्टर करेगा, जो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। तो मेरी कंपनी रेगुलर कंपनी से सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगी। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी, अब मुझको लगता है कि ईपीए इंस्टीट्यूट जो है, ईपीए इंस्टीट्यूट वो मैं अब ईपीए प्राइवेट लिमिटेड करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत हो गया, अभी बहुत मैंने चैरिटी कर लिया, बहुत मैंने दान धर्म कर लिया, अब मैं रेगुलर कंपनी बनना चाहता हूं वापस से। तो क्या ऐसा हो सकता है, देखो, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन may convert itself into company of any other kind only after complying with such condition as may be prescribed। अब as may be prescribed का मतलब क्या है, ओके ये बताया जाएगा रूल्स में, ठीक है। तो रूल्स में बातें बताई है कि कैसे आप अपनी कंपनी को किसी आप सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आई थिंक रूल नंबर 21 एंड रूल नंबर 22 दिए हुए हैं, रूल नंबर 21 एंड 22 किसके, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ओके यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप भी कॉपी डाउन कर लेना उस जगह पे, रूल नंबर 21 एंड 22 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे तो पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। अगेन अपने सिलेबस में ये पार्ट नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको देखना है कि कैसे एक सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो वहां से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अगर टाइम बचेगा अपने पास पूरा सिलेबस होने के बाद, तो फिर हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, प्रोसीजरल बातें हैं, इसलिए अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सीएस भाई बहनों के सिलेबस में ये बातें डाली हुई है, ठीक है। तो वो जरूर कर सकती है अपने आप को किसी और कंपनी में कन्वर्ट। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 व्हिच intends to convert itself into company any other company shall pass a special resolution at the general meeting for approval such conversion। बस एक बात यहाँ पे बोली है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी, अगर ईपीए इंस्टीट्यूट अपने आप को ईपीए प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहती है, तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन वो जरूर पास करेंगे। क्लियर है, पक्का, झेपिया, यहां तक क्लियर है क्या, मुझको बताओ, ठीक है ना। अगली वाली बातें थोड़ी सी हेवी जाने वाली है, ठीक है। यहां तक जितनी भी बातें डिस्कस कर ली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समराइज करते हैं कि क्या क्या बातें हमने सेक्शन 8 कंपनी के लिए देखी थी, ठीक है ना। पहली बात हमने देखी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, मीनिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ऐसी कोई कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके बाद एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा, ठीक है ना। ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती भी है तो वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करती है, और ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात हमने देखी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है, आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्टेन करना पड़ेगा एक लाइसेंस। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगा और फिर आपको क्या पास करना, आपको क्या फॉलो करना है, सेक्शन नंबर 7 फॉलो करना है और सेक्शन नंबर 7 फॉलो करके आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये कंपनी रहेगी लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और उसके नाम में क्या नहीं आएगा, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड नहीं आया तो भी चलेगा। ये कंपनी क्या करेगी, सारे प्रिविलेजेस, ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी एंजॉय करेगी, सारे लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस एंजॉय जरूर करेगी, ठीक है ना। एंड फोर्थ वन दैट वी हैव सीन यहाँ पे कि यस, एक फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म, वो इस कंपनी की मेंबर जरूर बन सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि अगर कंपनी के एमओए एओए, सेक्शन 8 कंपनी के एमओए एओए को ऑल्टर करना है तो आपको सेक्शन 13 और 14 का जरूर फॉलो करना है, प्लस आपको क्या लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूर लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूर लगेगा, ठीक है। और 6 चीज हमने ये देखी कि क्या, सॉरी, कि क्या कोई, अरे क्या हुआ इसको, हाँ, क्या कोई रेगुलर कंपनी, क्या कोई, क्या हुआ इसको भाई, क्या कोई रेगुलर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ये सुनो, जरूर हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है सेक्शन 8 कंपनी का। और क्या कोई सेक्शन 8 कंपनी रेगुलर कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो हो सकती है, आपको फॉलो करना पड़ेंगे रूल 21 एंड 22, साथ साथ एक कंडीशन बोलिए, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर सकते हो। क्लियर है, पक्का झेप्या, यस। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे सीख ली है, ठीक है। अब चलो, मुझको एक सवाल आया है जो हमेशा आता है, मुझको एक बात बताना, पहले मेरी कंपनी थी, ओके, मान लेते हैं मेरी कंपनी थी रिलायंस, रिलायंस, ठीक है। और ये रिलायंस जो कंपनी थी वो थी सेक्शन 8 कंपनी, वो थी सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अब सेक्शन 8 कंपनी है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट जरूर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने एक दिमाग लगाया, ट्रिक लगाई। मैंने क्या किया, रिलायंस करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, इन द ईयर 1920, ठीक है। और 3 साल तक कंपनी को बनाया, ओके, फाइनेंशियल ईयर 1920, 21, 22, सो फाइनेंशियल ईयर 21, 22 तो कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी रखा, सेक्शन 8 कंपनी रखा, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो मैंने क्या कर दिया, रिजर्व करके रख दिया, मैं आगे जाके कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मान लेते हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट है प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। और मैंने अब तक कोई खर्चा नहीं किया, मैंने रिजर्व करके रखा, कंपनी का प्रॉफिट कुल मिला था 500 करोड़। तो ये मैं प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं, मैं उसको रिजर्व करके रखा। मैंने बोला कि अगले साल मैं कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा करूंगा, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए खर्चा करूंगा, फुटबॉल क्रिकेट जो भी है। अब मैंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैंने क्या किया, इस कंपनी को कन्वर्ट कर दिया इनटू ए लिमिटेड कंपनी, सो आई कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू लिमिटेड कंपनी। जैसे मैंने लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर सकता हूं क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। लाले एवढंच, कितना सिंपल है, मतलब मैंने 500 करोड़ क्या कर दिया, अभी डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो सेक्शन 8 कंपनी पहले बनाओ, प्रॉफिट कमाओ और फिर रेगुलर कंपनी में कन्वर्ट कर दो और वो प्रॉफिट वापस से अपने पास ले लो। कितना आसान है, देखो क्या ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए कंपनीज एक्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन डाला कि जब आप रेगुलर कंपनी से कन्वर्ट हो जाते हो किसी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में, तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो आपने ट्रांसफर करना है टू द फंड कॉल्ड इन्वेस्टर्स एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, commonly known as IEPF, ओके। ये हम लोग डिविडेंड के चैप्टर में जरूर इसका रेफरेंस आएगा, किसके,
डिविडेंड के चैप्टर में इसका रेफरेंस जरूर आएगा। सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 में हम लोग डिविडेंड पढ़ने वाले हैं। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में ये इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जरूर आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 125 इज डीलिंग विद दिस इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके, सो जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी बिफोर कन्वर्जन, वो सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा और नए सिरे से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और वो प्रॉफिट कंपनी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ठीक है, ओके, पक्का। तो ये कुछ एडिशनल बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। यहां तक जो है हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये जो है, ये लाइसेंस की बात हमने कर ली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, लाइसेंस इशू करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस कंपनी को दिया है, क्या वो लाइसेंस रिवोक हो सकता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किन्हीं कारणों से वो लाइसेंस रद्द कर सकता है? तो जरूर कर सकता है। देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 6, 7, 8, 9 ओके और 10 ओके। तो इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 6, साथ साथ 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना है। ठीक है ना, ये सारी बातें डील कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप डाउन कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। जो पार्ट नंबर 1 है वो सेक्शन नंबर सबसेक्शन 6 है। ठीक है ना, ये है सबसेक्शन 7, ये है सबसेक्शन 8, ठीक है, ये है सबसेक्शन 9। ओके, चलो देखते हैं। नाउ when can सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक द लाइसेंस और एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस कि एक बार लाइसेंस रिवोक होता है तो क्या होता है। देखो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा अगर उसको लाइसेंस रिवोक करना है। बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर, कब, रीजन देखो, वेयर द कंपनी कॉन्ट्राविंस, कॉन्ट्राविंस मतलब उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, द रिक्वायरमेंट्स और द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की किसी भी कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट को तोड़ देता है एक कंपनी, तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस उसको इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो लाइसेंस क्या करेगा, रिवोक कर देगा। सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस इज इशूड और वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली। मतलब कितने कितने रीजन है देखो लाइसेंस को रिवोक करने के। मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल बहुत बार आया हुआ है। when the central government can revoke the license, when company contravenes the requirement of the section and the requirement of the conditions of the license issued। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस इशू करेगा तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कुछ कंडीशन भी आपके ऊपर डाल दे, तो इन कंडीशंस का भी आपने कंप्लायंस कर देना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करने के टाइम पे बोले कि आप जो है वो अपना काम महाराष्ट्र स्टेट से बाहर नहीं करोगे। मान लेते हैं कि आप प्रमोशन ऑफ चैरिटी करना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आप क्या नहीं कर सकते, अपनी चैरिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट से बाहर नहीं कर सकते। ओके, ऐसा अपने क्लाइंट के साथ भी हुआ था। ठीक है ना, एक बात थी। ठीक है ना, एक मेरे क्लाइंट थे, वो क्या कर रहे थे, वो जो ये बोलते हैं ना सैनिटाइजेशन वगैरह जो काम है ना वो कर, सैनिटाइजेशन मतलब कि सुलभ शौचालय वगैरह, समझ रहे हो ना, तो ऐसे वाले बनाना या फिर जो साफ सफाई का काम है, ठीक है ना, वो करवाना, ऐसा उनका एक ट्रस्ट बना था। ठीक है ना, तो उनकी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उस कंपनी के जरिए वो ये काम करते थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई करना या फिर जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे साफ सफाई करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आई टोल्ड यू कि सुलभ शौचालय टॉयलेट्स वगैरह बनाना, तो ये वाले काम करते थे। कौन, मेरे क्लाइंट जो जिनकी कंपनी थी और सेक्शन 8 कंपनी थी। तो उनके लाइसेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब लाइसेंस इशू किया था तो एक कंडीशन डाला हुआ था कि आप लोग महाराष्ट्र स्टेट के बाहर जाके ये सारे काम नहीं कर सकते, बस आप महाराष्ट्र स्टेट में ही काम करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने, मेरे क्लाइंट की जो कंपनी है, उन कंपनी ने सेक्शन 8 कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट डाले, मेरी कंपनी ने, मेरे क्लाइंट की कंपनी ने मान लेते हैं कि सैनिटाइजेशन काम वगैरह छोड़ के कुछ प्रॉफिट कमाने का काम चालू किया, तो उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी को क्या कर, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट को क्या किया, नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो उस केस में भी लाइसेंस रिवोक हो सकता है। या फिर जब लाइसेंस उनको दिया हुआ था उस टाइम पे जो कंडीशंस डाले हुए थे उन कंडीशन का ब्रेक कर दिया। मेरे क्लाइंट ने महाराष्ट्र में छोड़ के कर्नाटका में अपना पर्पस चालू किया, कर्नाटका में अपना ये जो काम है कंपनी का वो चालू किया, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है बोलो, अब उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो लाइसेंस रिवोक होने का पहला कारण, अगर मान लेते हैं वो कंपनी
कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के रिक्वायरमेंट्स, ओके, या फिर जिस कंडीशन पे उनको लाइसेंस मिला हुआ था उन कंडीशंस का उन्होंने क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर अगर लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनी के अफेयर्स क्या हुए, बोलो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हुए हैं, या फिर वो अपने ऑब्जेक्ट को वायोलेट कर रहे हैं और ये कंपनी प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। ठीक है, तो अगेन एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कौन कौन से रीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है। तो लाइसेंस रिवोक होने के क्या क्या रीजन है, सिंपल है एकदम। पहला रीजन क्या है बोलो, दैट दे आर कॉन्ट्राविनिंग। सो कॉन्ट्राविन, किस चीज को कॉन्ट्राविन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 8, उसके बाद कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, ठीक है। दूसरा, अफेयर्स आर फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है कंपनी के, ठीक है ना। या फिर वो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कंपनी क्या है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या है, तीसरा कंडीशन, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के इंटरेस्ट को प्री जुडिशियल है, ठीक है। तो ये तीन रीजन हो सकते हैं फॉर रिवोकेटिंग द लाइसेंस ऑफ एनी सेक्शन 8 कंपनी। पहला, अगर वो कॉन्ट्राविन कर रहे हैं सेक्शन 8 को, अगर उनको जो कंडीशंस के बेस पे लाइसेंस इशू किया था उस लाइसेंस को वो लाइसेंस के कंडीशंस को कॉन्ट्राविन कर रहे हैं, अगर उनके अफेयर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रहे हैं कि प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इनडायरेक्टली, और अगर मान लेते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो उस केस में उनका लाइसेंस क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। अब लाइसेंस रिवोक होने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑन रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, यहां से पढ़ेंगे, ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम। जो पहले लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा जाता था, अब आरओसी क्या करेगा, उनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम ऐड कर देगा। बट बिफोर सच रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव अ रिटन नोटिस ऑफ द इंटेंशन ऑफ रिवोकेशन एंड अ पॉजिटिव ऑफ बीइंग हर्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने पिछले लेक्चर पे ही बोला था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले उनको एक रिटर्न नोटिस देगा उस कंपनी को, और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, ठीक है। तो ये बात एग्जाम में आई थी एक बार, 4-6 मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक द लाइसेंस इशूड टू सेक्शन 8 कंपनी। सो दिस आर द रीजन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। एक बार लाइसेंस रिवोक होता है तो आरओसी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड डाल देता है, और ये ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिटर्न नोटिस भेजता है उस कंपनी को, और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 6 में। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहे हैं, देखो, वेयर द लाइसेंस इज रिवोक। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं सबसेक्शन 7 के पास, बाद से कॉन्सिक्वेंसेस कि आपका लाइसेंस रिवोक तो हो गया, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिवोकिंग द लाइसेंस इट मे ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट दैट कंपनी वुड बी वाउंड अप। मतलब चलो आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, लेकिन आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप करने का भी ऑर्डर पास कर दिया, कंपनी को बंद कर दो, वाइंडिंग अप कर दो, ठीक है। या फिर इट कैन बी अमालगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। मतलब इट कैन बी वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर पास हो सकता है, या फिर इट कैन बी अमालगमेटेड विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना। मान लेते हैं बीसीसीआई, ठीक है ना, बीसीसीआई, ठीक है ना। बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया। तो मान लेते हैं ये लिमिटेड कंपनी है, बीसीसीआई लिमिटेड कंपनी है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बीसीसीआई ने सेक्शन 8 कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन किया है, कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो इनका लाइसेंस रिवोक हो गया। तो जैसे इनका लाइसेंस रिवोक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है दैट ये बीसीसीआई वाइंडिंग अप कर दे, इसको वाउंड अप कर दो, या फिर किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ इसको अमालगमेट कर दो। अमालगमेट कर दो मतलब कि इनको मर्ज कर दो, ओके। मान लेते हैं बीसीसीआई अब हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके, जो भी हॉकी एसोसिएशन है उनके साथ इनको मर्ज कर दो। भाई बिकॉज ये भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और ये भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है। तो जैसे आपका लाइसेंस रिवोक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को बंद करवा सकता है, वाइंडिंग अप करवा सकता है, या फिर अमालगमेट कर सकता है किसी और कंपनी के साथ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो अमालगमेशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो अमालगमेशन करने का जो पावर होता है जनरली देखा जाए, ये मैं सीए फाइनल का सिलेबस आपको बता रहा हूं, तो अमालगमेशन का जो पावर होता है, अमालगमेशन, ठीक है ना, ये पावर दिया जाता है एनसीएलटी को, ठीक है, एनसीएलटी पता है आपको, ठीक है, एनसीएलटी को दिया जाता है, ठीक है, ये एनसीएलटी का पावर है। लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 237 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगेन ये पावर in case of this scenario has been delegated also to सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी ये ऑर्डर पास कर सकता है, उसके लिए एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर सिनारियो में एनसीएलटी ही ऐसे वाले ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑर्डर जो है वो पावर दिया हुआ है इन दिस सिचुएशन। तो कुछ सिचुएशंस है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अमालगमेशन की ऑर्डर पास कर सकता है, वरना प्रैक्टिकली आप याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर पास नहीं करता है। ऐसे वाले ऑर्डर पास करने की पूरी पावर जो है ओनली एंड ओनली कैन बी एक्सरसाइज बाय एनसीएलटी। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास कर सकता है, जिसमें से ये एक सिचुएशन है जहां पे सेक्शन 8 कंपनी की बारी आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट बीइंग कंसल्टेड टू एनसीएलटी डायरेक्टली उस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ, सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेट करने का हक रखती है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर एयर इंडिया, एयर इंडिया पता है ना आपको, ठीक है ना, बंद होने की कगार पे एयर इंडिया, इंसॉल्वेंसी की कगार पे है। तो उसके पहले कंपनी हुआ करती थी इंडियन एयरलाइन, यू माइट हैव हर्ड द नेम इंडियन एयरलाइन। सो इंडियन एयरलाइन को मर्ज किया था विथ एयर इंडिया, ठीक है ना, जो अभी एयर इंडियन एयरलाइन तो है ही नहीं दुनिया में, उसको मर्ज किया था, ये किया था डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। इसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल लिया नहीं था, डायरेक्टली एयर इंडिया के साथ उन्होंने मर्ज किया था। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल था, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, ठीक है। चलो, सो पहली बात जो कॉन्सिक्वेंस है फॉर रिवोकेटिंग द लाइसेंस इज दैट, एक बार लाइसेंस रिवोक होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने आप से ऑर्डर पास कर सकता है टू वाउंड अप, कंपनी को बंद कर दो या फिर अमालगमेट करो किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ, ठीक है। However, no such orders have been made unless the company is giving the reasonable opportunity of being heard. वो तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी कहता है where the license is revoked and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company is registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section and having similar object, then notwithstanding anything contrary contained in this act, central government may by the order provide for such amalgamation to form a single company and such constitution, properties, powers, rights, interests, authority, privilege, and with such liabilities, duties, obligation as may be prescribed in the order. Again, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो सकता है, अमालगमेशन का भी हो सकता है, और अमालगमेशन कैसे होगा तो सेक्शन सबसेक्शन 8 के मुताबिक होगा, ठीक है। कुछ ज्यादा बताया नहीं है, जाने दो, ठीक है। बस यही बताया है कि अगर दो कंपनीज, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेट करना चाहते हैं तो वो बोलेंगे कि एक ही कंपनी बनाओ, ये जो कंपनी है उसको बंद कर दो, ठीक है। तो जैसे बीसीसीआई हॉकी के साथ अमालगमेट हो रही है, तो भी बीसीसीआई रहेगी नहीं, बीसीसीआई बंद हो जाएगी और वो अमालगमेट हो जाएगी किसी एक कंपनी के साथ, और वो दो कंपनियां एक कंपनी करके ही काम करेगी, यही बोला है सबसेक्शन 8 में। सबसेक्शन 9 में, if on the winding up or dissolution of the company registered under this section, then there remains after the satisfaction of its debt liability any asset there may be transferred to the another company registered under this section or having similar object, subject to such condition as tribunal may impose, or may be sold and proceed thereof credited to insolvency and bankruptcy fund form under section 224 of insolvency and bankruptcy code। अगर insolvency bankruptcy code आपके सीए फाइनल का सिलेबस है, ठीक है ना, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कंपनी को अमालगमेट ना करते हुए हम लोग कंपनी को वाइंडिंग अप ही कर रहे हैं, तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि जो भी असेट्स है उसको बेचे जाएंगे, असेट्स सोल्ड, ठीक है, और लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं असेट्स उसके थे कुछ 100 करोड़ के और लायबिलिटी थी कुछ 80 करोड़ की, तो बचे कितने 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ किसके है, नॉर्मल कंपनी तो मेंबर्स के पास आती ना, लेकिन ये नॉर्मल कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो ये 20 करोड़ किसके पास जाएंगे, तो जो भी एडिशनल फंड्स है आफ्टर रिमेनिंग पेइंग ऑफ द डेट्स, then that may be utilized or that may be transferred to another section 8 company with the similar object। तो मान लेते बीसीसीआई को बेच दिया और उससे कुछ पैसा बचता है तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली किसी और कंपनी को ट्रांसफर होगा, या फिर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड जो है वहां पे ट्रांसफर होगा। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहां पे ट्रांसफर होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
पक्का जेपिया इस पेज की सारी बातें क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बताया है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक द लाइसेंस। कब लाइसेंस रिवोक करेगा? व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन? व्हाट आर द ग्राउंड्स? एक तो आपने क्या किया है, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है। किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया है? आपने सेक्शन 8 कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन किया है, सॉरी सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर आपने कंडीशंस ऑफ लाइसेंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है, या फिर आपके अफेयर्स जो है वो फ्रॉडुलेंट है, या फिर इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर आपकी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इस वाले मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक करती है। जैसे लाइसेंस रिवोक होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बताओ? यस, उसके कॉन्सिक्वेंस है कि जैसे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास ऑर्डर, ओके, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास ऑर्डर, दो ऑर्डर पास हो सकते हैं, एक तो आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप करवा सकते हैं और अमालगमेट करवा सकते हैं, अमालगमेट विथ अदर सेक्शन 8 कंपनी, विथ अदर सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अगर अदर सेक्शन 8 कंपनी साथ अमालगमेट करना चाहते हैं तो ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑर्डर टू फॉर्म ओनली वन एंटिटी, वो एक एंटिटी करके बन सकते हैं, ये यहां पे बोला है, ठीक है। और अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया है तो इफ एनी सरप्लस रिमेन्स, इफ एनी सरप्लस रिमेन्स, देन वो सरप्लस कहां पे ट्रांसफर होगा? एक तो ट्रांसफर टू एनी अदर सेक्शन 8 कंपनी having similar object or transfer to insolvency and bankruptcy fund under section 224 of insolvency bankruptcy code, okay। तो यह है पूरा समरी ऑफ द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। मार्केट इज वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं आपके लिए ये बातें यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है इस बात को, ठीक है। ये रहा पहला पार्ट, इसको पॉज करो, नोट करो, और फिर ये रहा अपना सेकंड हाफ, इसको पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमालगमेट विद सेक्शन 8 कंपनी, ये क्या लिखा है? ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शाल अमालगमेटेड ओनली विद द अनदर कंपनी अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। मतलब अमालगमेट करना है तो एक बात और इसमें ऐड कर सकते हैं कि अमालगमेट करने के लिए अमालगमेट विद सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, हैविंग सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के कंपनी के साथ ही हो सकती है। जैसे बीसीसीआई हॉकी के साथ होगी, या फिर कोई और कंपनी है जो एजुकेशन प्रमोट करना चाहती है तो वो किसी एजुकेशन वाली सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमालगमेट होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलती है तो डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे पेनल्टी दी है, ठीक है ना। पेनल्टी देखो, पेनल्टी क्या बताई है? इफ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन द कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन सेक्शन देयर शैल बी, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन। मैंने आपको फाइन का वगैरह डिफरेंस समझाया था। सो फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख रुपी to 1 crore rupee, and the directors and every officer company who shall be default punishable with imprisonment which term makes it to extend to 3 years with the fine varying with the 25,000 rupees to 25 lakh rupees or with both, and the अगर फ्रॉडुलेंट होता है तो सेक्शन 447 के अंदर पेनल्टी हो सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेनल्टी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। बस ये वाला जो चार्ट है इसको आप एक बार रीड करके जा सकते हो, एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी सी रेयर है, ओके, ठीक है। एक्सेप्शंस वगैरह कुछ बोला है, चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां तक जो है वो सेक्शन 8 कंपनी की कहानी है, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ा सेक्शन 8 में? अगेन वापस से रिवाइज करते हैं, सेक्शन 8 में हमने क्या क्या पढ़ा। यस, तो पढ़ा हमने मीनिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके लाइसेंस मांगना पड़ता है। ये एक लिमिटेड कंपनी होती है, फर्म मेंबर बन सकती है, एमओए एओए अल्टर करने तो सेक्शन 13 14 और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है।
रेगुलर सेक्शन 8 कंपनीज किसी और रेगुलर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और सेक्शन 8 कंपनी भी रेगुलर कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए रूल 21, 22 एंड जनरल बिडिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस इशू किया था, क्या वो रिवोक भी हो सकता है? जी हाँ, रिवोक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिवोक करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स है? तो सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया, कंडीशंस अंडर विच लाइसेंस इशूड उसका कॉन्ट्रावेंशन के लिया, अफेयर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। चलो लाइसेंस रिवोक हो गया तो क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है या फिर अमालगमेट विद सेक्शन अनदर सेक्शन 8 कंपनी का भी ऑर्डर पास कर सकती है हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होता है तो कंपनी को बेचा जाएगा, कंपनी के असेट को सेल किया जाएगा, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा और कुछ सरप्लस बचता भी है तो वो किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर करा जा सकता है या फिर वो इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये रही कहानी अपने सेक्शन 8 की। आई होप सेक्शन 8 आपको क्लियर है। प्लीज एक बार टेक्स्ट को गो थ्रू कर लेना, ठीक है, उससे और बातें क्लियर हो जाएगी और जो भी चार्ट्स मैंने ड्रॉ करके दिए हैं उसको अपने नोटबुक में या फिर किधर भी अपने नोटबुक में वगैरह या फिर अपने टेक्स्ट बुक में जगह बचती है तो वहां पे नोट डाउन जरूर कर लेना एंड मार्क दिस सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।